नमस्कार, होम बिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ में शंकराचार्य विवाद के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 100 बटुकों को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया। डिप्टी सीएम ने बटुकों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें अंग वस्त्र व सम्मान सामग्री भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चोटी खींचने वालों पर पाप लगेगा। उनके इस बयान को शंकराचार्य विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। वही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि कोई भी शंकराचार्य नहीं हो सकता, यहाँ पद परंपरा और विधि से तय होता है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को भगवान स्वरूप और पूजनीय बताया। शंकराचार्य मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सियासत तेज हो गई है और सत्ता पक्ष के नेताओं के अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं, जबकि विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलेवर है। लखनऊ में धार्मिक सम्मान और राजनीतिक संदेश एक साथ देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। विधायक हाँ, तो आज आप ब्रजेश पाठक जी के घर पे आए हैं और यहाँ पे जो बटुकों का सम्मान हुआ, उसका किस तरह का संदेश है, क्या हम मैसेज ला रहे हैं? मेरा मानना जो है, कोई अच्छा व्यक्ति हो, छात्र अध्यापक हो, कोई भी अच्छा हो, फिर उसका इतना सम्मान करो, मजबूर हो जाए उसी रास्ते पर चलने के लिए। और आज जहां हम खड़े हुए हैं, ये हमारे उप मुख्यमंत्री हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी। ये बहुत काम करने वाले नेता हैं और वास्तव में मैं कह सकता हूँ, इतना जमीनी काम करते हैं और इतने लोगों की बात सुनते हैं। मैं हृदय से इनको नमन करता हूँ। और जो आज यहाँ पर गुरुकुल के बच्चों का जो सम्मान हुआ है, जो उनका आदर हुआ है, तो वास्तव में जो एक परंपरा, एक अच्छी परंपरा है जिनसे हमारे अच्छे संस्कार आते हैं, हमारे चेहरे पर तेज और ओज आता है। तो मैं उनको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और हम ऐसे लोगों को जो अपने ब्रह्मचारी के रूप में और अच्छे रूप में आए, उनको हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसको क्या अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान का जवाब समझे? अभिमुक्तेश्वरानंद के जो उसका जवाब समझे? इधर देखिए थोड़ा सा, मैं समझ ना पाया वो विषय अलग रहा है। तो हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी स्वयं में इतने दयालु और ऐसे अच्छा भाव है उनका। क्योंकि मेरा जो मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, ये हमारे माननीय मंत्री जी अच्छा ही सोचते हैं। और जब अच्छा सोचते हैं तो फिर अच्छा करेंगे भी। पवित्र महीने रमजान का चांद लखनऊ में नजर आ गया है। चांद दिखाई देते ही रोजेदारों में खुशी का लहर दौड़ गई है और लोगों ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी। और लखनऊ में बुधवार को रमजान का चांद देखे जाने की पुष्टि की गई है। मरकाजी चांद कमेटी के अध्यक्ष और लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने आधिकारिक ऐलान करते हुए बताया कि पहला रोज़ा गुरुवार 19 फरवरी को रखा जाएगा। उन्होंने सभी देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी और अपील की कि रोजेदार अल्लाह के इबादत के साथ साथ ज़रूरतमंदों की मदद करे और मुल्क की तरक्की और
अमन चैन के लिए दुआ करें। शिया और सुन्नी चांद कमेटियों ने भी चांद देखने की पुष्टि की है और आज से शहर की सभी मस्जिदों में तरावीह की नमाज अदा की जाएगी। चांद नजर आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है और लोगों ने खरीदारी के साथ एक दूसरे के मुबारकबाद दी और रमजान के इस्लाम में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान मुसलमान रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं और पूरे महीने लोग भूखे प्यासे रहकर सब्र, त्याग और इंसानियत का पैगाम देते हैं। है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चांद देखा गया है और कई जगह आम रोयत हुई है, जिसकी की तस्दीक की बुनियाद पर यह ऐलान किया जाता है कि कल यानी 19 फरवरी 2026 को इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा और आज ही रात से इंशाअल्लाह तरावी की नमाज़ें शुरू हो जाएंगी। मैं इस मुबारक मौके पर रमज़ान की तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अने इस बार भी हमारे यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में तरावी में इंशाअल्लाह रोज़ाना 5 पारे होंगे और मर्दों की जमात के साथ साथ तैयब हॉल के अंदर औरतों की तरावी की नमाज के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो रहा है और इस महीने के ताल्लुक़ से वाज़ेह तौर पर हदीस मौजूद हैं कि इसकी क्या बरकत है, इसकी क्या फजीलत है। ख़ास तौर पर जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता है तो सबसे पहली इबादत जिसके बारे में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद फरमाई और इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़याम किया यानी तरावी पढ़ी ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही सबसे पहली इबादत जो रमज़ान के साथ ख़ास है वो तरावी। अफसोस इस बात का है कि हमारे मुआशरे में तरावी को बोझ समझा जाता है, जबकि ये बात आपके जहन में हो कि तरावी पूरे महीने पढ़ना ये सुन्नत मुअक्किदा है। दूसरी बात आमतौर पर यह है कि तरावी के ताल्लुक से लोग तरावी का वक्त पूछते हैं और इशा की नमाज को मुअख्खर कर देते हैं। हालांकि तरावी की नमाज इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाएगी। इशा की नमाज फर्ज है और तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। इसलिए तरावी के ताल्लुक से इस बात के लिए आमादा होना कि ईशा की नमाज को तर्क कर देना और ईशा की नमाज छोड़कर तरावी पढ़ना, यकीनी तौर पर इससे तरावी आपकी कबूल नहीं होगी और तरावी अदा नहीं होगी। लिहाजा ईशा की नमाज के बाद ही तरावी पढ़ी जाए और ईशा की नमाज को एहतिमाम के साथ पढ़ा जाए और फिर तरावी को भी एहतिमाम के साथ पढ़ा जाए और दोनों को कतई तौर पर बोझ न समझा जाए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात पीसीएस अफसर और अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने स्वयं इसकी जानकारी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि उनके अकाउंट से आने वाले किसी भी संदिग्ध मैसेज या लिंक पर क्लिक न करें। बताया जा रहा है कि लगातार साइबर अटैक के मामले में सामने आ रहे हैं और आईएएस और पीसीएस अधिकारियों से लेकर आम नागरिकों तक साइबर ठगों के निशाने पर है और साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि फिशिंग क्लिक और फर्जी लिंक पेज और ओटीपी फ्रॉड के जरिए अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स को अतिरिक्त सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रशासनिक अधिकारियों के अकाउंट हैक होने से सुरक्षा व्यवस्था और साइबर मॉनिटरिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की और बैठक में जन सुनवाई, सीएम युवा योजना और लखपति दीदी कार्यक्रम और पीएम सूर्य घर योजना समेत कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और मुख्य सचिव ने निर्देश दिए गए कि जन सुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड किया जाए और साथ ही जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी कार्यालयों में जन सुनवाई के दौरान संबंधित अधीनस्थ अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जिन 10
जनपदों में सर्वाधिक शिकायतें स्पेशल क्लोज की गई है, उनमें से स्पष्टीकरण मांगा गया है और सीएम युवा योजना के तहत 1.5 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष अभी 45,000 आवेदन शेष है और मुख्य सचिव ने 30 मार्च तक 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं और 20 फरवरी को सभी जनपदों में बृहद ऋण वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे और आज मगध और जनपुर और हरदोई जनपदों में लक्ष्य से अधिक ऋण वितरण कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और लाखपति दीदी कार्यक्रम के तहत जनपद और ब्लॉक स्तर पर गठित समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है और फरवरी माह के पहले 15 दिनों में 4,75,199 कार्ड बनाए गए हैं और निष्क्रिय यूजर्स को सक्रिय करने के भी निर्देश दिए गए हैं और पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 1,000 सोलर इंस्टॉलेशन हो रहे हैं और सभी मोडलायुक्त और जिलाधिकारी कार्यालयों में सोलर राइज करने के साथ साथ निदेशालयों और अन्य शासकीय भवनों में भी सोलर सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं और बैठक अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री संजय प्रसाद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को नियमित और समीक्षा पर समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में बजट सत्र के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश का मूल बजट पेश हो चुका है और अब विभागीय बजट प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और सरकार हर क्षेत्र में विकास की गति दे रही है। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनका माला पहनाकर सम्मान किया जाएगा और उनका इस बयान को सियासी कटक के तौर पर देखा जा रहा है। बजट तो मूल पेश हो चुका है, विभागीय बजट पेश हो रहे हैं, विभागीय बजट पेश करके उस पर चर्चा करके और उन क्षेत्रों में उन विभागों के माध्यम से प्रदेश का सर्वांगीण विकास कैसे सरकार की मंशा है, मंशा के अनुरूप बजट आते हैं, विभागीय बजट इस क्रम में आते हैं। ठीक भाई सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लगातार उनका अपमान हो रहा है। माला पहना के सम्मान। इधर सदन के कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही नियमों और परंपराओं के अनुसार संचालित की जा रही है। महाना ने सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा जताते हुए कहा कि स्वस्थ चर्चा और शालीन व्यवहार से ही जनता के मुद्दों पर सार्थक बहस संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही भरोसा दिलाया कि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा और कार्यवाही निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़ेगी। महत्वपूर्ण विभाग हैं, सिंचाई, खान से संबंधित स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता दिखाई। विगत कुछ वर्षों में इंडस्ट्री के नाते से विशेष रूप से एमएसएमई इत्यादि बहुत सारी अन्य योजनाओं के तहत पूरे देश में यूपी की पहचान मिली है और नगरों का एक नया स्वरूप है। 4 विभागों पर बजट है। माननीय मंत्री की करेंगे, अपोजिशन को इस बात का अवसर होगा तो पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें और अपने सुझाव दें। सुझावों के अनुरूप अगर आवश्यक होगी तो मंत्री जी को उनको ऑपरेट करेंगे और ये 4 विभाग चारों को चर्चा है कैसे दोनों बोर्ड पक्ष और नेता सदन का भी बजट से अपनी कल माननीय नेता सदन कल विनियोग विधेयक पारित होगा, उसके बाद माननीय नेता सदन ठीक है। जो लोग बोल नहीं पाए क्या उनको भी आज मौका दिया जाएगा? ऐसे कुछ जितना सा लोग कभी भी नहीं बोलेंगे। अगर राज्यपाल के अभिभाषण और इसके ऊपर लगभग मिला दें लगभग 350 लोग
350 सदस्यों को बनाई, बड़ी बात। लखनऊ में बजट सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और संग्राम सिंह ने कहा कि बड़े विभागों का मदवार बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार बड़े विभागों पर विस्तार से चर्चा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि डैमेज कंट्रोल के लिए मुलाकातों का दौर चल रहा है और प्रदेश का युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने यहाँ भी कहा कि कई विभागों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। और SIR प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों को खुद को देश का नागरिक साबित करने के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। साथ ही डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक पर मिला जुला खेल खेलने का आरोप लगाया। क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, लेकिन अब हो नहीं पाए। गाड़ी बहुत दूर चली गई। ठगा महसूस कर रहा है। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में इतना भ्रष्टाचार घपला है कि अगर उसकी 1-2 घंटे की चर्चा कर ली जाए तो मैं आपके रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये पूरी तौर पर इनका इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा कि जिसकी आप सब कल्पना नहीं कर पाएंगे। शिक्षा चयन आयोग का इतना बड़ा भ्रष्टाचार होगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। ये इनके वस्त्रों पे मत जाइए, इनके कपड़े लगते यहाँ ये जो लगा उगा लेते हैं, ये धोखा देते हैं युवाओं किसानों को। इस देश के अंदर मैं तो कहता हूं कि मीडिया में बहस होनी चाहिए। SIR में या मोबाइल अपने को देश करने के लिए किसान और छोटे परिवारों को कितनी बार चक्कर पे चक्कर ऑफिसों का लगाना पड़ रहा है कि कुटुंब रजिस्टर में राशन कार्ड पर कैसे उसका नाम दर्ज हो। तो इतने ऐसे लोग सत्ता पे काबिज हो गए हैं जिन पे बाबा साहब के संविधान पर विश्वास ही नहीं है। वो मन विधान से देश को चलाना चाहते हैं कि सम्मान भी किया है। हिम्मत हो ब्रिजेश पाठक को इस्तीफा दे दें। चोटिया पे हमला हुआ, स्वाभिमान हो तो इस्तीफा देके सरकार के खिलाफ आके बोले। मिला जुला खेल क्यों खेलते हैं? मैं फिक्सिंग का खेल ना खेलने ब्रिजेश पाठक जी, वो भी संघ के अध्यक्ष रहे, मैं भी रहा। तो इस तरह का खेल यार बटुक ब्राह्मणों के अपमान को लेकर संगम पे अपमान हुआ है, गंगा माँ के किनारे अपमान हुआ है, जहाँ त्रिवेणी का संगम है, दुनिया का सबसे बड़ा सनातन का मेला लगता है, वहां उनकी चुटिया पकड़ी गई। तो स्वाभिमान इस्तीफा दें, इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं। वही कांग्रेस की विधानमंडल की दल नेता आराधना मिश्रा मौना ने भी सरकार पर निशाना साधा है। आराधना मिश्रा ने कहा कि किसी भी जाति या धर्म का आस्था पर आघात रोकना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि विवादित फिल्में किसके इशारे पर बन रही है और कहा कि ऐसे मुद्दों से समाज बढ़ता है और भावनाएं आहत होती है। उन्होंने भाटुकों को बुलाकर सम्मानित करने और ढोंग और दिखावा करार दिया। और आराधना मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म परंपराओं से चलता है और मंदिरों में सरकार का हस्तक्षेप गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि RSS और बसपा को तय करना चाहिए कि रिमोट कंट्रोल किसके पास है और कौन किससे RSS प्रमुख से मिलने ले जा रहा है। प्रदेश की राजनीति में बजट, धार्मिक मुद्दों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। क्योंकि इस तरह की जो पिक्चरें बन रही हैं, ये किसके इशारे बन रही है या किसके संरक्षण बन रही है? सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं वो रेगुलेशंस लाती है? और इस तरह की विवादास्पद चीजें हैं, इससे समाज में भावनाएं भी आहत होती हैं और बढ़ता भी है समाज। इस पर रोक लगनी चाहिए। तो अगर गलती किसी की है तो सरकार की गलती। शंकराचार्य के समर्थन में बयान
और आज 101 ब्राह्मण बटुकों का पूजन किया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। क्या ये डैमेज कंट्रोल का प्रयास है? सदन में आपने देखा किस तरह से कालजाई शब्द का इस्तेमाल किया था माननीय नेता सदन, और उसके बाद किस तरह से 2 दिन से ये चर्चा चल रही है कि बटुक को बुलाया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित रूप से किसी का भी अपमान करना सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देते, पर आपस का जो विरोधाभास है ये समाप्त करने में भी भारतीय जनता पार्टी असफल है। तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि जो आपस की उनकी नूरा कुश्ती चल रही है ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई है, सामने आ गई। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में बयानबाजी के एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र काश्यप विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि सरकार समाज को जोड़ने की राजनीति करती है, जबकि कुछ दल सिर्फ भ्रम फैलाने में जुटे हैं। नरेंद्र काश्यप का कहना है कि प्रदेश में विकास और सामाजिक समरसता सरकार की प्राथमिकता है और राष्ट्रीय हित में होने वाली बैठकों को विवाद का रूप देना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सवाल यहाँ उठ रहा है कि क्या यह बयान विपक्ष के आरोपों का करार जवाब है या फिर सियासी राजनीति का हिस्सा। प्रदेश की राजनीति में इसको लेकर चर्चा तेज है। नहीं होगा, इस चीज से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इस चीज से कोई फायदा नहीं होगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को सम्मान करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? सम्मान करना सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव का बड़ा माध्यम बनता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को सम्मान करने की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी ने हमेशा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों का अपमान किया हो, तो उन्हें सम्मान कहाँ समझ में आने वाला है। कल भागवत जी और सीएम योगी जी की बात हुई है, आज दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई है, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं 2027 के लिए, किस तरह से देख? आदरणीय मोहन भागवत जी जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का उनके साथ मिलना एक शिष्टाचार भेंट की दृष्टि से देखा जाता है। मेरे ख्याल से राष्ट्र आगे बढ़े, प्रधानमंत्री जी विकसित राज्य की संकल्पना को पूरा कर सके, उत्तर प्रदेश की जनता को समग्र विकास मिल सके, इन सब चिंताओं को करने के लिए भी आपसी भेंट मुलाकात होती तो मेरे ख्याल कोई बुरा नहीं है। भोजपुर पंडित के बाद यादव जी की लव स्टोरी, जातक सूत्र शब्दों का फिल्मों में आना कब नहीं हो रहा? आने वालों को सोचना होगा, सोचना भी चाहिए कि देश पहले है, धन बाद में है। यदि जाति के नाम पर पिक्चर बनाने से किसी समाज की भावनाएं आहत हो, तो ऐसे पिक्चर बनाने से मेरे ख्याल से बाज आना चाहिए। जातियों के नाम से पिक्चर बनाने की परंपरा भारत के लिए अच्छी नहीं होती। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर देखते रहिए होर्नबिल टीवी भारत।